नमस्कार साथियों, आपका कनेक्ट विद एचआर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कक्षा में हम अनुच्छेद 43 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों, अपने साथियों के साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जिनमें भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित पाठ्यक्रम में उस परीक्षा संबंधित विषय उल्लेखित है। तो बिना कुछ देर किए इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। चलिए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में हम अनुच्छेद 43 पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 43 जो उसके बिंदु है वह है श्रमिकों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन, अवकाश और जीवन स्तर। तो आइए हम समझते हैं कि संविधान में जो मूल रूप से उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43 को, तो वो इस प्रकार है। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन अथवा किसी अन्य उपाय द्वारा अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमा के भीतर सभी श्रमिकों को कृषि, उद्योग या अन्य क्षेत्र में जीवन निर्वाह योग्य वेतन, विश्राम और अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ कार्य की उपयुक्त दशाएं सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य। भारी भरकम थोड़ी परिभाषा है इसकी, मूल जो शब्दों हैं अनुच्छेद 43 के। तो इसको सरल व्याख्या में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि अनुच्छेद 43 ये निर्देश देता है किसको? राज्य को, कि ये प्रयास करना चाहिए राज्य को कि सभी श्रमिकों को, चाहे वे कृषि में हो, उद्योग में हो या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, जीवन निर्वाह योग्य वेतन मिले उनको, ऐसा वेतन जिससे वह सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। दूसरा, विश्राम और अवकाश मिले, जैसे साप्ताहिक अवकाश, कार्य के निर्धारित घंटे हो। सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर भी मिले, यानी केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें इसका मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 43 का, तो श्रमिक केवल जीवित न रहे बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। दूसरा, श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर्स को बढ़ावा देना, समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना। तो ये अनुच्छेद 43 के मुख्य उद्देश्य हैं। अनुच्छेद 43 के आधार पर जो बनाई गई प्रमुख योजनाएं और कानून जो है वो इस प्रकार है। पहला, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी तय करना ताकि शोषण न हो। श्रम संहिता 2020, कार्य के घंटे, छुट्टियां, वेतन, सामाजिक सुरक्षा को पुनः व्यवस्थित किया गया श्रम संहिता 2020 में। ईएसआईसी, जिसे हम कहते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्वास्थ्य देखभाल और बीमा जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। तो ये अनुच्छेद 43 के आधार पर बनाई गई प्रमुख योजनाएं और कानून को मैंने आपको बताया। उसके बाद इससे संबंधित विशेष तथ्य यह है कि अनुच्छेद 43 प्रवर्तनीय नहीं है, यानी अदालतों में इसे लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन यह राज्य की नैतिक जिम्मेदारी तय करता है कि श्रमिकों का जीवन केवल जीवित रहने के स्तर तक सीमित न रहे। अंततः हम अनुच्छेद 43 के निष्कर्ष के रूप में देखें तो अनुच्छेद 43 भारतीय संविधान की समाजवादी और कल्याणकारी भावना को दर्शाता है। यह केवल न्यूनतम मजदूरी की नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन की गारंटी की बात करता है। यह सुझाव देता है कि राष्ट्र का विकास तभी सार्थक है जब उसके श्रमिक आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित और सुरक्षित जीवन जिए। आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 44, जो बहुत फेमस है, समान नागरिक संहिता। हाल समाचारों में भी आप सुनते होंगे, गुजरात स्टेट ने अभी कमेटी बनाई है रंजना देसाई की अध्यक्षता में। उत्तराखंड ने लागू किया, गोवा पहले ही लागू करा हुआ स्टेट है। तो इसकी जो समान नागरिक संहिता, इसका मूल शब्द है संविधान में, तो इस प्रकार है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
अब हम आपको सरल शब्द व्याख्या में इसको समझाते हैं। तो अनुच्छेद 44 ये कहता है कि भारत सरकार का ये कर्तव्य है, और स्टेट का, हम कह सकते हैं राज्य का एक कर्तव्य है, कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का प्रयास करे, खासकर निजी मामलों में, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, भरण पोषण करना आदि। यह कानून धर्म से अलग और सभी नागरिकों के लिए एक समान होगा। कौन सा? अनुच्छेद 44 के तहत बनाया गया कोई कानून। उसके बाद अनुच्छेद अनुच्छेद 44 का जो उद्देश्य है, समानता की भावना को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों के साथ एक जैसा नियमों, धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त करना, व्यक्तिगत कानूनों में शायद समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करना, तो जो अनुच्छेद 44 के उद्देश्य है। वर्तमान इस अनुच्छेद 44 की स्थिति को देखें तो अभी भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई विवाह अधिनियम, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम। केवल गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, और उत्तराखंड भी लागू कर चुका है, और गुजरात ने यूसीसी के ऊपर अभी कमेटी गठन की है रंजना देसाई की अध्यक्षता में। तो आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 44 को। इसमें विवाद और चुनौतियां क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता बनाम समानता का मुद्दा उठता है पहला। दूसरा, कुछ समुदाय इसे अपने धर्म के अधिकार में हस्तक्षेप मानते हैं, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये समाज में न्याय और समानता लाने के लिए जरूरी है। निष्कर्ष के तौर पर अनुच्छेद 44 को देखें तो अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान, धर्मनिरपेक्ष और न्याय संगत कानून की कल्पना करता है। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन यह संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। उसका उद्देश्य क्या है, विवादात क्या है, चुनौतियाँ क्या है, उसका महत्व क्या है, निष्कर्ष क्या है, मैं और उससे संबंधित कौन कौन से एक्ट हैं जो अलग अलग धर्म से अलग अलग संबंधित हैं, और कौन से राज्य ने इनको लागू किया यूसीसी को, उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। उसके बाद हम अनुच्छेद 45 को 44 के बाद पढ़ें तो अनुच्छेद 45 का जो मुख्य बिंदु है वो है बाल शिक्षा का प्रावधान। संविधान के मूल शब्दों में देखें अनुच्छेद 45 को, तो संशोधित रूप से 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद जोड़ा गया। राज्य का प्रयास होगा कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करे। सरल शब्दों में समझे तो अनुच्छेद 45 यह कहता है कि राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वह 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करे। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सही दिशा में हो। आगे हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें। मूल अनुच्छेद 45 जो 1950 में था, राज्य 10 वर्षों की अवधि में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद को बदला गया और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A बना दिया गया, और अनुच्छेद 45 को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और देखभाल तक सीमित कर दिया गया। अब मैंने आपको समझाया कि वो 86वां संविधान संशोधन क्यों किया गया था पहले। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है बचपन की सही नींव डालना, कमजोर वर्गों के बच्चों को बराबरी का अवसर देना, स्कूल पूर्व प्री स्कूल शिक्षा का विकास करना। इसके बाद इसकी सरकारी योजना और प्रयास देखें। आंगनवाड़ी केंद्र, बच्चों को पोषण, देखभाल और शिक्षा देने के लिए। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 आई, उसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। अंततः निष्कर्ष के तौर पर अनुच्छेद 45 को देखें तो अनुच्छेद 45 ये सुनिश्चित करता है कि भारत के हर बच्चे को जीवन की शुरुआत में ही संवेदनशील देखभाल और शिक्षा मिले।
यह भारत को समावेशी और शिक्षित समाज की ओर ले जाने के लिए एक आधारशिला है। तो अनुच्छेद 45 को हमने मोटे तौर पर देखा और महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बातों को भी उसमें हमने उल्लेख किया, जिसमें संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको मैंने आपको सरल भाषा में बताया। तो आगे हम अनुच्छेद 46 को पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 46 के मुख्य की पॉइंट क्या है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संवर्धन। तो आइए हम अनुच्छेद 46 की जो मूल भाषा है संविधान में, उसको पहले पढ़ते हैं। तो राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य दुर्लभ वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय तथा उनके शोषण से उनकी रक्षा करेगा। सरल व्याख्या के तौर पर देखें तो अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य को चाहिए कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। इसके साथ ही राज्य को यह भी प्रयास करना चाहिए कि इन वर्गों को सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाया जाए। आगे अनुच्छेद 46 का जो उद्देश्य है, सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देना, शोषण, भेदभाव और अन्याय से वंचित वर्गों को सुरक्षा देना, शिक्षा और आर्थिक साधनों के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में लाना। अनुच्छेद 46 के आधार पर बनी प्रमुख जो योजनाएं हैं उसका मैं यहाँ पे आपको वर्णन करूंगा। पहला है शैक्षणिक योजनाएं, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल आदि। आर्थिक सहायता योजनाएं कौन सी है? डॉक्टर अंबेडकर विकास योजनाएं, विशेष घटक योजना, SC/ST के लिए बजटीय प्रावधान, SC/ST उद्यमिता योजना। अगर हम संरक्षण की बात करें, शिक्षा संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, जो राज्य को निर्देश देता है वो अनुच्छेद 46 के आधार पर, और इस पर सरकार ने जो योजनाएं बनाई हुई है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी इस कक्षा में दी। महत्वपूर्ण बातें देखें, यह एक नीति निर्देशक तत्व है और न्यायालय में लागू योग्य नहीं है, फिर भी यह राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी तय करता है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो अनुच्छेद 46 भारतीय संविधान की समावेशी सोच को दर्शाता है। यह समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक संवैधानिक मार्गदर्शन है। जब तक समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, सम्मान और न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वास्तविक लोकतंत्र अधूरा रहेगा और अनुच्छेद 46 इस दिशा में एक मजबूत आधार है। तो आज हमने अनुच्छेद 43 से लेकर 46 तक पढ़ा। आगे के अनुच्छेद जो है 46 से 51 उनको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये कक्षा आपको पसंद आई हो तो इस कक्षा को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, जिससे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल सके और अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।